पुष्यमित्र शुंग, एक ऐसा नाम जिसने मौर्य साम्राज्य को खत्म कर एक नए वंश की नींव रखी। पर सवाल ये है कि उनकी विरासत का क्या हुआ? उन्होंने जो साम्राज्य खड़ा किया था, उनके बाद आने वालों ने उसका क्या किया? देखिए, ये भारतीय इतिहास का वो पन्ना है जिसे अक्सर हम पलट तो देते हैं पर पढ़ते नहीं। तो आज शुंग वंश की इसी अनकही कहानी को परत दर परत खोलते हैं। और यही वो सवाल है जो हमेशा से इतिहासकारों को भी परेशान करता रहा है। मतलब, जब कोई शक्तिशाली संस्थापक चला जाता है तो क्या साम्राज्य और फलता फूलता है या बिखर जाता है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि शुंग वंश की किस्मत में आखिर क्या लिखा था। शुंग वंश का शासन करीब 112 साल तक चला। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र से, फिर उनके मशहूर बेटे अग्निमित्र से होते हुए आगे बढ़ती है और आखिर में 73 ईसा पूर्व में देवभूति पर आकर खत्म हो जाती है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें युद्ध भी है, कला भी है और जानलेवा साजिशें भी। पुष्यमित्र के बाद मंच पर आते हैं उनके सबसे काबिल बेटे अग्निमित्र, और वो सिर्फ एक राजा नहीं थे बल्कि एक ऐसा दिलचस्प किरदार थे जिनकी कहानी आज भी भारत की संस्कृति में जिंदा है। देखिए, उनके पिता ने पाटलिपुत्र के जमे जमाए पावर सेंटर से राज किया, लेकिन अग्निमित्र ने एक बिल्कुल अलग और साहसी कदम उठाया। उन्होंने अपनी राजधानी बनाई विदिशा को, और इस एक फैसले ने सिर्फ सत्ता का केंद्र ही नहीं बदला बल्कि विदिशा को शुंग काल का एक बहुत बड़ा कल्चरल और आर्टिस्टिक हब बना दिया। यहाँ अग्निमित्र की शख्सियत के दो पहलू दिखते हैं। एक तरफ वो एक जबरदस्त योद्धा थे जिन्होंने अपने पिता की ही तरह यवनों को भारत से दूर रखा, और दूसरी तरफ कला की दुनिया ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हाँ, महाकवि कालिदास ने उन्हें अपने मशहूर नाटक मालविकाग्निमित्र का हीरो बनाया। कमाल है ना? एक राजा जो तलवार का भी धनी था और कला का भी। लेकिन अग्निमित्र की महानता के बाद शुंग वंश एक अनिश्चित दौर में दाखिल हो गया। सत्ता बहुत तेजी से एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने लगी, जो साम्राज्य के अंदर की अस्थिरता का एक साफ संकेत था। इस अस्थिरता का अंदाजा शासकों के आने जाने की रफ्तार से लगाया जा सकता है। अग्निमित्र के बाद वसु ज्येष्ठ ने सिर्फ 1 साल राज किया, वसुमित्र ने करीब 2 साल। इतनी जल्दी जल्दी राजाओं का बदलना ये साफ इशारा था कि सेंट्रल पावर अब कमजोर पड़ रही थी। पर हाँ, इतने छोटे शासनकाल के बावजूद इन राजाओं ने शुंग परंपराओं को जिंदा रखने की पूरी कोशिश की। जैसे कि वसुमित्र ने अपने दादा पुष्यमित्र की तरह अश्वमेध यज्ञ करवाया। ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि शुंगों की शक्ति और पहचान अभी भी कायम है। और यहीं कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ शुंगों की राजनीतिक ताकत घट रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सांस्कृतिक विरासत नई ऊंचाइयों को छू रही थी। इतिहास में ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब राजनीतिक उथल-पुथल का दौर होता है तो कला अपने शिखर पर होती है। शुंगों के संरक्षण में कारीगरों ने ऐसे ऐसे नायाब नमूने बनाए जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि किसी भी राजवंश की विरासत सिर्फ लड़ाइयों से नहीं बनती। चलिए उनके कुछ शानदार कामों पर नजर डालते हैं। भरूच स्तूप की वो बारीक नक्काशी जिसमें बुद्ध के जीवन की कहानियां हैं, या फिर सांची स्तूप के वो भव्य दरवाजे जो शुंग वास्तुकला का जीता जागता सबूत हैं। बेसन नगर का गरुड़ स्तंभ जो वैष्णव धर्म के शुरुआती प्रतीकों में से एक है। और हाँ, उनके मिट्टी के सिक्के भी जो बताते हैं कि राजनीतिक हालात चाहे जैसे भी रहे हों, अर्थव्यवस्था चलती रही। कला की इन ऊंचाइयों से अब कहानी अपने आखिरी और सबसे स्याह अध्याय की तरफ मुड़ती है। किसी भी बड़े नाटक की तरह शुंग वंश का अंत भी धोखे और साजिश से हुआ। देवभूति, शुंग वंश का आखिरी शासक। पहली नजर में उनका लंबा शासनकाल देखकर लगता है कि सब कुछ स्थिर होगा, लेकिन सच तो ये था कि पर्दे के पीछे साम्राज्य अंदर ही अंदर खोखला हो रहा था। कहते हैं कि देवभूति में एक ऐसी कमजोरी थी जो उनके पतन की वजह बनी। उन्हें शासन चलाने से ज्यादा भोग विलास में दिलचस्पी थी, और उनकी यही कमजोरी सत्ता के भूखे लोगों के लिए एक खुला न्योता बन गई। तो इस आखिरी खेल में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। एक देवभूति जो कमजोर और लापरवाह राजा थे, दूसरे वासुदेव कण्व, उनके महत्वाकांक्षी मंत्री जिनकी नजर सिंहासन पर थी,
और तीसरे एक भ्रष्ट सेनापति जिसे कण्व ने राजा को धोखा देने के लिए अपने पाले में कर लिया था। और फिर 73 ईसा पूर्व में वासुदेव कण्व ने अपनी चाल चल दी। देवभूति की बेरहमी से हत्या कर दी गई और इसी के साथ 112 साल पुराने शुंग वंश का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। कितनी बड़ी विडंबना है। जिस वंश की शुरुआत एक सैन्य तख्तापलट से हुई, उसका अंत एक अंदरूनी साजिश से हुआ। तो सवाल यह है कि शुंग वंश का पतन हुआ क्यों? बात सिर्फ एक धोखेबाज मंत्री की नहीं थी। पतन के बीज तो बहुत पहले ही बो दिए गए थे। चलिए उन वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से ये महान साम्राज्य ढह गया। इतिहासकार इसके पीछे 4 बड़ी वजह मानते हैं। पहली, राज परिवार के अंदर की लगातार आपसी कलह। दूसरी, उत्तर पश्चिम से यवनों का बढ़ता दबाव। तीसरी, वासुदेव कण्व जैसे मंत्रियों की बढ़ती ताकत और महत्वाकांक्षा। और आखिर में दक्कन में सातवाहनों जैसी नई शक्तियों का उदय जो शुंगों के लिए सीधी चुनौती बन गए थे। शुंगों की कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाके छोड़ देती है जो हर बड़े साम्राज्य पर लागू होता है। क्या वो अपनी अंदरूनी कमजोरियों की वजह से खत्म होते हैं या बाहरी दबाव उन्हें ले डूबता है? शायद, जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, जवाब इन दोनों का एक घातक मिश्रण है जो एक समय के शक्तिशाली साम्राज्य को भी धूल में मिला देता है।